ऐसा हो अगर पूरी दुनिया केवल एक श्मशान बनकर रह जाए, सभी लोग आपस में लड़कर खत्म हो जाएं, हर तरफ लाशें बिछी हों, पूरी दुनिया में तबाही का मंजर छा जाए। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। कई सालों की बर्बादी के बाद इंसानों ने अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए एक शहर बनाया। उसी शहर ने एक महान जादूगरनी ग्रेयालिस को जन्म दिया। ग्रेयालिस से कोई भी कुछ भी मांग सकता था। ग्रेयालिस कभी किसी को मना नहीं करती थी, मगर ग्रेयालिस जिसकी भी ख्वाहिश पूरी करती थी वो बर्बाद हो जाता था। अब हम देखते हैं ग्रेयालिस जहाँ रहा करती थी वहाँ एक बेघर बुढ़िया भी रहा करती थी, जो कहती थी कि जब उसका जन्म हुआ था ग्रेयालिस तभी वैसी ही थी जैसी अब उसके बूढ़े हो जाने के बाद है। अब ग्रेयालिस से मिलने उस शहर की महारानी मेलांगे अपने खास आदमी जारिस के साथ आती है। असल में वह महारानी चर्च के राजा, जो पूरे शहर पर राज किया करता था, उसे धोखा दे रही थी। वह जानती थी ग्रेयालिस किसी को भी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती, इसलिए वह ग्रेयालिस से कुछ बेहद बड़ी चीज मांगने वहां आई थी। मेलांगे चाहती थी कि ग्रेयालिस उसे ऐसी शक्तियां दे जिससे वह जब चाहे तब अपना शरीर भेड़िए में बदल सके। अब ग्रेयालिस उसकी मदद करने से पहले उसे चेतावनी देती है कि बाद में उसे पछताना पड़ेगा, मगर मेलांगे को इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अब ग्रेयालिस उसकी ख्वाहिश को पूरा करने का वादा करती है और उससे पूर्णिमा तक का वक्त मांगती है। ग्रेयालिस को मेलांगे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस शहर से बाहर जाने की जरूरत थी, जिसे लॉस्ट लैंड्स नाम दिया गया था। ग्रेयालिस किसी शेप शिफ्टर, जो अपना शरीर एक भेड़िए में बदलता हो, उसे पकड़कर उसकी शक्तियां छीनने का प्लान बनाती है। महारानी मेलांगे के वहां से चले जाने के बाद उसका खास आदमी जारिस ग्रेयालिस के पास पहुंचता है। जारिस उसे एक बेशकीमती घड़ी देकर उससे एक मदद मांगता है। ग्रेयालिस किसी को भी मना नहीं करती थी, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाती है, मगर जारिस उससे महारानी मेलांगे की ख्वाहिश न पूरी करने को कहता है। अब न चाहते हुए भी ग्रेयालिस को उसकी बात माननी पड़ती है और उसके बाद जारिस भी वहां से चला जाता है। अब ग्रेयालिस अपनी शक्तियों की मदद से अपने शिकार भेड़िए को देखती है, जो लॉस्ट लैंड्स में रहा करता था और वहां पहुंचने वाले लोगों को खत्म कर दिया करता था। अब कहानी हमें दिखाती है इस शहर को बनाने वाले ओवरलॉर्ड को, जिसने पूरे शहर पर कई सालों तक राज किया था। वह अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी हालत बेहद खराब थी। मेलांगे उसकी बीवी थी, मगर अक्सर उसे ताने मारा करती थी और उसे जलील किया करती थी। अब हम देखते हैं बॉयस और महारानी मेलांगे का अफेयर था, जिस पर ओवरलॉर्ड को शक भी था। ओवरलॉर्ड ने कई बार अपने आदमियों को उसे पकड़ने भेजा, मगर बॉयस के लिए उन्हें खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ग्रेयालिस मेलांगे का काम पूरा करने के लिए बॉयस के पास पहुंचती है, जो उसकी मदद करने की काबिलियत रखता था। बॉयस उससे कहता है कि लॉस्ट लैंड्स शहरी लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वहां कमजोरों का जिंदा रहना नामुमकिन है। ग्रेयालिस लॉस्ट लैंड्स पहुंचने के लिए बॉयस को अपने साथ एक गाइड की तरह ले जाना चाहती थी। अब वो लोग आपस में एक समझौता करते हैं कि जो भी शहर के बाहर लॉस्ट लैंड्स में कमजोर पड़ेगा, दूसरा उसे वहीं मरता छोड़ वापस आ जाएगा। अब बॉयस उसके साथ चलने के लिए मान जाता है और उससे वहां जाने का कारण पूछता है। तब ग्रेयालिस उसे सब कुछ बताती है। बॉयस भी उस भेड़िए के बारे में जानता था, जिसका नाम सराडोर था। वो स्कल रिवर नाम की जगह पर रहता था, जहां से कोई भी दोबारा लौटकर नहीं आया। ग्रेयालिस बॉयस को बहुत सारे पैसे देने को तैयार हो जाती है, मगर उसका काम हो जाने के बाद तभी वहां मारा अपने आदमियों के साथ पहुंच जाती है। बॉयस उन पर अपने सांप छोड़ देता है, मगर उसे मारा खत्म कर देती है, मगर वो दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब रहते हैं। अब हम देखते हैं चर्च के लोगों के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी थी। जादूगरनी ग्रेयालिस को देखकर लोगों में हिम्मत जाग रही थी, जो चर्च बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इस वक्त उनका लीडर पैट्रियार्क नाम का आदमी था। वो लोग अब ग्रेयालिस को पहचानने वाली बुढ़िया को लेकर आते हैं, जो उन्हें बताती है कि ग्रेयालिस से आखिरी बार महारानी और जारिस नाम का एक आदमी मिलने आया था। अब हम देखते हैं बॉयस अपने मरे हुए सांप के लिए बेहद दुखी था। ग्रेयालिस ने उसकी खराब बंदूक भी ठीक करके दे दी थी। अब पूर्णिमा का दिन जब पूरा चांद दिखने वाला था, उसमें केवल 5 दिन बाकी थे। उन्हें अगले 5 दिनों के अंदर अंदर स्कल रिवर पहुंचना था, जहां उन्हें शेप शिफ्टर मिलने वाला था। अब वो लोग ट्रेडिंग पोस्ट नाम की जगह पहुंचते हैं, जहां बॉयस का एक पुराना दोस्त रॉस रहा करता था। अब वहां पहुंचकर ग्रेयालिस उससे कहती है कि बहुत कम दिन बचे हैं और पूर्णिमा के दिन किसी भी हालत में उन्हें स्कल रिवर पहुंचना है। बॉयस उससे कहता है कि वो लोग ट्रेन की पटरियों का रास्ता ले सकते हैं, मगर वो रास्ता थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। अब अगली सुबह वो लोग दोबारा अपने आगे के सफर पर निकलते हैं। वहीं मारा ग्रेयालिस को खत्म करने के लिए एक ट्रेन लेकर उनका पीछा करना शुरू करती है। वहीं दूसरी तरफ महारानी मेलांगे इस चीज को लेकर पैट्रियार्क से बेहद नाखुश होती है। अब पैट्रियार्क समझ चुका था कि महारानी मेलांगे उन्हें धोखा दे रही है और ग्रेयालिस के साथ जाकर मिल चुकी है। अब ये सब देखते हुए पैट्रियार्क ओवरलॉर्ड की कुर्सी हड़पने का प्लान बनाता है। ओवरलॉर्ड बेहद कमजोर होकर बिस्तर पर पड़ा था और उसका कोई दूसरा वारिस भी नहीं था। पैट्रियार्क के मन में लालच पैदा हो चुकी थी, मगर ओवरलॉर्ड की जगह पर कब्जा करने के लिए उसे सबसे पहले ग्रेयालिस को खत्म करने की जरूरत थी।
अब मारा अपने आदमियों के साथ ट्रेडिंग पोस्ट पर पहुंचती है, जहां वो बॉयस के दोस्त रॉस को पकड़कर बेहद टॉर्चर करती है, मगर वो एक शब्द नहीं उगलता। लेकिन उसकी बहन डरकर उन्हें सब कुछ बता देती है कि बॉयस और ग्रेयालिस स्कल रिवर की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर ये जानने के बाद भी मारा उन पर रहम नहीं खाती और पूरे ट्रेडिंग पोस्ट को जला डालती है। अब वो लोग देखते हैं कि उन्हें आगे पहुंचाने वाली घाटी टूट चुकी होती है, मगर वहां एक आदमी था जो उन्हें घाटी के उस पार पहुंचा सकता था, कुछ पैसों के बदले। बॉयस उसे आवाज लगाता है, मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता। थोड़ा ढूंढने पर बॉयस अपने दोस्त को मरा हुआ पाता है। उनसे पहले वहां कोई पहुंच चुका था। वो और कोई नहीं बल्कि मारा ही थी। मारा बॉयस से कहती है कि वो ग्रेयालिस को वहीं उनके साथ छोड़कर उसके बदले कुछ इनाम लेकर वहां से चला जाए, मगर बॉयस उसकी बात ठुकरा देता है। तब मारा रॉस की बहन को वहां लेकर आती है, जो बेहद बुरी हालत में थी मगर जिंदा थी। मारा उनके सामने ही उसे खत्म कर डालती है। अब उन सभी में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। मारा ढेर सारे आदमी लेकर आई थी, साथ ही साथ उनके पास एक टैंक भी मौजूद था। उनके पास भागने के सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो लोग भागकर तार से लटकी बस में चढ़ जाते हैं, जो उन्हें घाटी के उस पार ले जाने वाली थी। मारा के कई सारे आदमी इसके बाद भी उन पर हमला करते हैं, मगर सारे मारे जाते हैं। लेकिन ग्रेयालिस और बॉयस उस पार पहुंचे इससे पहले मारा अपने आदमियों से उस बस का तार कटवा देती है। बस घाटी के दूसरी साइड जाकर टकराती है। वो दोनों बस से बाहर निकलकर घाटी पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मारा अपनी बंदूक निकालकर उन्हें शूट करने की कोशिश करती है। एक गोली बॉयस को लग भी जाती है, मगर चश्मा निकाल देने के बाद एक बार फिर ग्रेयालिस उसे भरम में डाल देती है और अगले ही पल वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। मारा उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ती और पूरा घूमकर घाटी को पार करने का फैसला करती है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। बॉयस अपने हाथों में लगी गोली को बाहर निकाल देता है और ग्रेयालिस उसके हाथों में टांके लगा देती है। अब बातों बातों में ग्रेयालिस बॉयस से पूछती है आखिर वो यहाँ क्यों आता रहता है। तब बॉयस उसका कोई खास जवाब नहीं देता, बस कहता है कि उसे ये जगह पसंद है। तभी वो दोनों एक चीज नोटिस करते हैं, उन दोनों में बहुत सी चीजें एक जैसी थीं। उनका खून भी बड़ा मिलता जुलता था। अब पूर्णिमा की रात को केवल 2 दिन बाकी थे। वहीं दूसरी तरफ महारानी मेलांगे प्रेग्नेंट हो चुकी थी, मगर ये बच्चा ओवरलॉर्ड का नहीं बल्कि बॉयस का था। अब मेलांगे ओवरलॉर्ड को खत्म करने का फैसला करती है और तकिए के नीचे उसका दम घोंटकर मार डालती है। वो खुद को बचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी। अब हम देखते हैं कि वो लोग शैडोज बेने नाम की जगह पर पहुंच चुके होते हैं। तभी मारा अपनी ट्रेन से उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। उस जगह पर कुछ अजीब से जादुई प्राणी राज करते थे, जो वहां पहुंचने वाले किसी भी इंसान को जिंदा वापस नहीं जाने देते थे। बॉयस जानता था कि उन्हें केवल आग से डर लगता है। अब वो लोग एक सेफ जगह चुनकर वहां मौजूद ढेर सारा पेट्रोल जमीन पर गिरा देते हैं। अंधेरा हो जाता है और अब वो क्रिएचर्स हमला करना शुरू कर देते हैं। उनमें से ही एक क्रिएचर शायद ग्रेयालिस को पहले से जानता था। ग्रेयालिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बार फिर खुद को और बॉयस को बचा लेती है। अब पूर्णिमा के लिए केवल एक दिन ही बाकी था और मारा उनका पीछा करते करते उनके बेहद करीब पहुंच चुकी थी। अब शहर में घोषणा की जाती है कि ओवरलॉर्ड खत्म हो चुका है और महारानी मेलांगे अब मां बनने वाली है। अब ओवरलॉर्ड के खत्म हो जाने के बाद राजगद्दी पूरी तरह मेलांगे के हाथों में आ चुकी थी। इस बात से पैट्रियार्क और भी ज्यादा परेशान हो चुका था और चाहता था कि जल्द से जल्द ग्रेयालिस पकड़ी जाए। अब ग्रेयालिस और बॉयज ब्रोकन ब्रिज नाम की जगह पर पहुंच चुके थे। मारा ने ट्रेन की रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उन्हें पटरियों पर ग्रेयालिस दिखाई देती है और उसे खत्म करने के लिए वो लोग ट्रेन को नहीं रोकते बल्कि उसकी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो गुफा खत्म हो जाती है और आगे ट्रेन की पटरियां भी खत्म हो जाती हैं। मारा ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। बॉयस ग्रेयालिस को बचा लेता है, मगर मारा और उसके सभी आदमी ट्रेन के साथ ही जलकर मारे जाते हैं। अब पैट्रियार्क मेलांगे से जबरदस्ती राजगद्दी छीनने का फैसला करता है, मगर उसके मंसूबों पर जारिस और मेलांगे को पहले से ही शक हो चुका था। अब जारिस पैट्रियार्क और उसके लालच को हमेशा के लिए खत्म कर डालता है। वहीं दूसरी तरफ ग्राइलिस और बॉयस स्कल रिवर पहुंच जाते हैं। वहां हजारों कंकाल देखकर ग्राइलिस बेहद हैरान होती है। अब वो लोग एक छोटी सी गुफा में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ रहने का सामान नजर आता है, जैसे वहां कोई रहता हो। आज की रात पूर्णिमा की रात थी और आज चांद पूरा नजर आने वाला था। अब वो लोग वहीं रुककर उस इंसानी भेड़िए के आने का इंतजार करते हैं। अब वहां बारिश शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में चांद पूरा नजर आने वाला होता है। तभी बॉयस वहां आकर अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। ग्राइलिस तुरंत ही समझ जाती है असल में वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि बॉयस ही है। ग्राइलिस को बॉयस पर पहले से शक था। आखिरी वक्त में भी बॉयस ग्राइलिस को वहां से चले जाने को कहता है, मगर ग्राइलिस उसकी बात नहीं मानती। अब चांद के पूरी तरह नजर आते ही बॉयस का शरीर एक भेड़िए में बदलना शुरू हो जाता है।
भेड़िए में बदलते ही बॉयस अपना होश खो बैठता है और गरायलिस पर हमला करना शुरू कर देता है। गरायलिस अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उसे भ्रम में डाल देती है। बॉयस को अपने आसपास हर जगह काले पंछी दिखाई देने लग जाते हैं। बॉयस उन पर हमला करता है मगर गरायलिस इतने में अपने जादुई नाखूनों से उसे घायल कर डालती है। अब चांद बादलों के पीछे ढकता है और बॉयस कुछ देर के लिए अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। अब गरायलिस उसे पानी पिलाती है और बॉयस उसकी शक्तियों को देखकर बेहद हैरान होता है। अब गरायलिस उसे सुला देती है और कुछ ही घंटों बाद चांद एक बार फिर बादलों के पीछे से बाहर आ जाता है और पूरा नजर आने लगता है। मगर तब तक गरायलिस बॉयस को सिक्कड़ों से बांध चुकी होती है। गरायलिस सब कुछ पहले से जानती थी, इसलिए उसने बॉयस की सारी कमजोरियों का पता लगाकर उसे बेहद कमजोर बना दिया था। लेकिन तभी बॉयस उससे एक ख्वाहिश मांगता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी अगर वो जिंदा रहा तो। क्योंकि गरायलिस हर किसी की ख्वाहिश पूरी करती है, इसलिए वो बॉयस की बात भी मान लेती है। मगर चांद के निकलते ही बॉयस भेड़िए में बदल जाता है और गरायलिस उसकी खाल निकाल लेती है और अगली सुबह उसकी खाल लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद गरायलिस वापस शहर पहुंचती है और जारिस को वो खाल देकर मेलांग पहनाने के लिए कहती है। साथ ही साथ उसने जारिस की ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी बॉयस को उसके रास्ते से हटाकर। अब मेलांगे बॉयस के मर जाने की खबर सुनकर जारिस से बेहद नाराज हो जाती है। उसकी ख्वाहिश के कारण बॉयस की जान जा चुकी थी। ये देखकर मेलांगे गुस्से में जारिस को खत्म कर डालती है। अब शहर के लोगों में बगावत की आग भड़क जाती है और सभी महल पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मेलांगे के बॉयस की खाल नहीं पहनती और उसे वैसा ही छोड़कर चली जाती है। अगले दिन का सूरज निकलता है और वो खाल वहां से गायब हो जाती है और बॉयस एक बार फिर जिंदा हो जाता है। गरायलिस पहले से जानती थी मेलांगे उसकी खाल कभी नहीं पहनेगी और बॉयस जिंदा रहेगा, और इसी तरह गरायलिस बॉयस की ख्वाहिश भी पूरी कर देती है। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम ऐसी ही मूवीज लाते रहते हैं।